नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और मार्केट जस का तस पस्त नजर आएगा। आधा फीसदी के करीब गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही झेल रहा है। 24,639 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी आधा फीसदी गिरकर निचले स्तरों से दिखाने की कोशिश की थी रिकवरी, लेकिन वो रिकवरी सस्टेन नहीं हो पाई और देखिए डेलों के आसपास ही होवर करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप में भी आज थोड़ी बिकवाली है। स्मॉल कैप भी गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं। कल याद रखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाए थे, आज भी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ब्रेथ जाहिर तौर पर खराब नजर आएगी। झुकाव जो है वो 1515 गिरने वाले शेयर्स की तरफ है और 1045 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। कल के कंपैरिजन में तो ब्रेथ फिर भी ठीक है, लेकिन मार्केट इंडाइसेस देखिए फ्लैट ही कारोबार कर रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं। देखिए बैंक्स अगेन ड्रैग कर रहे हैं। आईटी स्पेस बैकफुट पर, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, तो आईटी और प्राइवेट बैंक्स मेजरली आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे गिरावट में। दूसरी ओर रिलायंस भारतीय ट्रेड संभालने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील चुनिंदा आप देखिए मेटल स्पेस में थोड़ी बहुत खरीदारी है। अपोलो हॉस्पिटल, फार्मा और हेल्थ केयर ऐसा स्पेस है जो इस गिरावट में भी साथ दे रहा है मार्केट का। आप देखिए बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कुछ आपको ये पीएसयू बैंक्स नजर आएंगे जो साथ दे रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक आज रिजल्ट ठीक ठाक लगे, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहे, इसलिए इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ड्रैग कर रहे हैं। फिलहाल मार्केट की स्थिति उतनी वाव नहीं, क्योंकि लगातार बिकवाली हावी एफआईएस की ओर से लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। पिक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि रिजल्ट्स पिक्चर की बात करें तो वहाँ पे भी कोई अच्छे नंबर्स आते हुए नजर नहीं आ रहे और ये तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट की परेशानी का सबब बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अहम ये कि इन लेवल्स पर अब आपको करना क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या डाउन ट्रेंड अब शुरू हो गया है, सब पे चर्चा करेंगे, पिक्स भी लेंगे क्योंकि कमाई भी करनी है ऐसे मूड माहौल में मार्केट में। और इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, कपिल शाह जी, ओम मेहरा जी और पवन महेश्वरी जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बताइए कपिल जी, मार्केट लगातार अब चौथा सत्र हो गया जब ऐसे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कल तो काफ़ी ख़राब थी, डरावनी स्थिति कल की, आज भी कंटिन्यू होती नज़र आ रही है। क्या समझे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया मार्केट का भी? फिलहाल लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट, यहाँ से और बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, ये मार्केट का चौथा सत्र तो है जहां पे मार्केट नीचे की मूव में जा रही है, लेकिन ये पांचवा वीक भी है जहां पे मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे में हमें देखने मिल रही है। मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी ब्रीच किए हुए हैं, जैसे कि पहले 25,000 का था, 24,800 का था, तो मार्केट ने वहां से स्लाइड कर दिया है। तो एक शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिविटी यहाँ पे इंडिकेट करता है और हम शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट लेवल के नजदीक भी आ रहे हैं, हालांकि 150 पॉइंट का फर्क है। तो 24,500 का एक सपोर्ट लेवल की ओर हम देख रहे हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा नरमी बनी रहेगी जब तक मार्केट 24,800 24,900 के नीचे सस्टेन होती है। ओके, 24,900 का इंपॉर्टेंट लेवल नरमी है जब तक यहाँ इसके नीचे नीचे मार्केट बना हुआ है तो गिरावट ही देखने को मिल सकती है। ओम मेहरा जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप ब्रॉडर मार्केट देखें। कल भी हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप तो 1% के करीब गिरावट, मिड कैप भी उसी के आसपास क्लोज हुआ है, आज भी कंटिन्यू हो रहा है गिरावट। यहाँ पर क्या रुख होगा ब्रॉडर मार्केट में आपका? जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड सभी व्यूअर्स को। जी बेसिकली कल के सेशन में थोड़ी स्मॉल कैप और मिड कैप ने थोड़ा सस्टेनेबल एक थोड़ा सा एक रेजिलियंस शो किया था, बट करेंटली अगर हम बात करें तो अक्रॉस द निफ्टी स्मॉल कैप 150 या फिर 250 उनमें एक आज के थर्ड में एक थोड़ी सी ऊपर से बिकवाली नजर आ रही है, क्योंकि अब हेवी वेट्स में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उनपे मेजर चंक वहां से एक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हमने जो ऑब्जर्व किए हैं जो 20 डीएमए या फिर 50 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच लेकर के हमें चलने होंगे कि एग्रेसिव पोजीशन हमें शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए अभी अवॉइड करना है। रादर देन थोड़ा हम शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स हैवी वेट्स मिड कैप पे, वो थोड़ा बेटर ऑप्शन रह सकता है। बट प्रिसाइजली निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ऊपर से बिकवाली बना हुआ रहेगा। एंड जैसे कि कल के सेशन में हमने बात करी कि 24,700 के नीचे जहां से भी फिसलता है तो इंटेंस सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज के भी अगर हम इंट्राडे लेवल की बात करें तो 24,500 से की एक अहम क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे फिसलता है तो 24,770 24,740 के एक्सपेक्टेड लेवल है। तो इंडाइसेस पे तो अभी स्थिति ठीक नहीं लग रही है और
हैवी वेट मिड कैप्स में आप थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब पवन जी आप ये बताइए, आप मेरा सवाल आपसे बैंक्स को लेकर होगा, स्पेशली निफ्टी बैंक देखें आप, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक जिस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, एनबीएफसीज में भी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। बैंक्स पर क्या रुख, कब तक हालात सुधरते नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर आपको, या फिर अभी थोड़ा कॉशियस ही रहेगा मार्केट? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, बैंक्स का जहां तक देखेंगे तो बैंक्स ऑलरेडी काफी अच्छे से एक अच्छा टॉप बना के नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो हमें साफ साफ नजर में आ रहा है। प्लस बैंक्स का जो ओवरऑल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब एक तरफ सीधा इशारा कर रहे हैं कि अगले 1-2 क्वार्टर बैंक्स के लिए चैलेंजिंग होंगे और एनबीएफसी सेक्टर के लिए भी। वही चीज चार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बैंकिंग में एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ये टॉप बन चुका है और यहाँ से इधर मैं 54,000-55,000 तक के लेवल जो है वो आते हुए देख सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजीज और लेवल आपको ध्यान में रखना है। मार्केट अभी थोड़ा कॉशियस ही साउंड कर रहा है जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है मार्केट में आपके सामने। चलिए अब आप तीनों के पास वापस आऊंगी और पिक्स डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो चेक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लोधा डेवलपर के मैनेजमेंट से। और क्वार्टर 1 में देखिए तो कंपनी की रेवेन्यू 23% और मुनाफा करीब करीब 42% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ भी 25% रही, लेकिन मार्जिन में थोड़ा गिरावट देखने को मिली। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोधा ग्रुप के ईडी फाइनेंस सुशील कुमार मोदी जी। सुशील कुमार मोदी जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सर आपका सुप्रभात। सबसे पहले सवाल तो ये होगा, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर, रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छी रही नंबर्स, लेकिन मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, कारण क्या रहे सर इसके पीछे के? थैंक यू श्रेया, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली स्पीकिंग, आप अगर हमारी मार्जिन को देखो तो हमारी मार्जिन एक्चुअली ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुई है। हमने 34% मार्जिन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट में, अगर आप स्टेटमेंट में जो देखते हैं उसके अंदर में 34% आवर एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है, जो कि इन लाइन विथ जो हमारी प्री सेल्स इस क्वार्टर की रही, वहां मार्जिन हमारी 33% है। तो परफेक्टली इन टेंडम इन ट्यून है जो हमने रेंज बताई है ऑलवेज कि हम 30 से 35% के बीच के मार्जिन पे हम बिजनेस देख रहे हैं जो अचीव करेंगे इस साल। तो मार्जिन एक्चुअली ऑन ट्रैक है। इनफैक्ट हमने इस क्वार्टर के अंदर में 2% का प्राइस ग्रोथ अचीव किया है, एंड जिससे आपको समझ में आता है कि हम हमारे बिजनेस में जहां पर कॉस्ट इंक्रीज मोर लाइक 2%, 2.5% के अंदाज में होता है और 5% की प्राइस ग्रोथ, हम 5-6% की प्राइस ग्रोथ पूरे साल में अचीव करते हैं, जो कि हमारा टारगेट है एंड गाइडेंस है, इंश्योर करते हुए कि कंज्यूमर के हाथ में अफोर्डेबिलिटी एकदम रोबस्ट रहे। प्राइस ग्रोथ बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5-6-7% की प्राइस ग्रोथ अचीव करें और कॉस्ट अगर 2 से 3% इंक्रीज होता है तो एक्चुअली स्पीकिंग मार्जिन इंप्रूव होती है। तो हमारी मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूअसली रोबस्ट ही है। अच्छी बात है मोदी जी। ये बताइए सुशील जी कि जिस तरीके से आपने नंबर्स पेश किए हैं, अच्छे नंबर हैं, अब तो ग्रोथ किसने ड्राइव किया, कौन सा सेगमेंट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आया है इस बार? श्रेया, जैसा कि आपको पता है कि लोधा रियल एस्टेट हाउसिंग बिजनेस के अंदर में एक ऐसा नाम है, एक ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस को क्वाइट डाइवर्सिफाइड तरीके से देखती है। हम किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर नहीं करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक प्रोजेक्ट के ऊपर में ओवर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एंड ना ही एक सिटी के ऊपर में है। आपको पता है हम मुंबई, पुणे और बैंगलोर 3 सिटी के अंदर में अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, एंड चौथी सिटी एनसीआर हमारा टारगेट है इस साल इंटर करने का। सो इन दैट सेंस हम क्वाइट डाइवर्सिफाइड है, बट ये बात तो हमें सबको पता है कि लास्ट 2 साल में जब से इंटरेस्ट रेट में काफी इंक्रीज हुआ था, उससे एंट्री लेवल मिड इनकम हाउसिंग के अंदर में इम्पैक्ट आया था, बिकॉज वहां पर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कंज्यूमर पे सिग्निफिकेंट पड़ता है। तो टू दैट एक्सटेंट प्रीमियम हाउसिंग एंड लग्जरी हाउसिंग ज्यादा परफॉर्म कर रहा है मिड इनकम हाउसिंग से। लेकिन जैसा कि लास्ट 6 महीनों में हमने देखा है दैट इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने करीब 150 बिप्स ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है, एंड बजट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं। तो ये क्लियरली एक टेलविंड है जो कि मिड इनकम हाउसिंग को फर्दर मोमेंटम देगा, और साल के अगले 9 महीने मेरा इसी पे था सुशील जी नेक्स्ट की, अगर जिस तरीके से कटौती की गई है सरकार की तरफ से, तो ये क्या अफोर्डेबल प्राइसिंग हाउस में अब इजाफा देखने को मिलेगा? और जो मैंने सेगमेंट की बात की थी, सवाल इस मद्देनजर की
कहाँ पे सेल ज़्यादा दिखी आपको? कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, ऑफिस में, रेसिडेंशियल में, अपार्टमेंट्स में? इसके मद्देनज़र सर सवाल। तो श्रेया, लोढ़ा प्राइमरली हाउसिंग बिजनेस में कंसंट्रेट करते हैं। हम हमारी बिजनेस का 95% हाउसिंग है। हम एन्युटी इनकम जो कि कमर्शियल वेयर हाउसिंग से डिराइव करते हैं, वो हमारे बिजनेस का बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। अभी अभी हम वहां से इनकम हमारी करीबन 300 करोड़ होती है, जिसको हम इस डिकेड के अंत तक 2030 तक हम उसको 1500 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोर बिजनेस हाउसिंग ही है। ओके, और जो नेक्स्ट सवाल सुशील जी ये था कि जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया, राहत दी गई है सरकार की तरफ से इंटरेस्ट रेट कम करके, तो अब क्या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है? यस, एब्सोल्युटली। जैसा कि मैंने बोला कि टेलविंड अब मिड इनकम हाउसिंग, अफोर्डेबल मिड इनकम को सिग्निफिकेंट मिलनी चाहिए, बिकॉज इस सेगमेंट को इंटरेस्ट रेट का लोअर ट्रेजेक्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रियल एस्टेट हाउसिंग के लिए जो एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो परहैप्स लास्ट 30-40 सालों में परहैप्स द बेस्ट सिनेरियो अभी इमर्ज होकर के आया है। इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर में बहुत लो है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो 5% के नीचे चला गया है, इनफैक्ट 4 के भी नीचे चला गया है। इंटरेस्ट रेट्स वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट की तरफ हम वापस जा रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशन हाउसिंग बिजनेस के लिए फैंटास्टिक होता है। एंड उसको अगर हम इस बैकड्रॉप में डाल दें कि ओवरऑल इंडिया में हाउसिंग इन एनी केस मोर लाइक 25% ऑर्गेनाइज हाउसिंग का पेनिट्रेशन हुआ है, तो दैट मींस कि डिमांड की अपॉर्चुनिटी इन एनी केस बहुत ही बड़ी है, जिसको हमें टैप करना है। एंड विच इज वाई जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, जो कि गिन चुन करके 5-7 ही हैं, वो कंटिन्यू परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे समय आगे समय आने पर भी। ओके, सुशील जी, कौन से प्रोजेक्ट्स अब आपके पाइपलाइन में हैं? आपने कहा कि आप दिल्ली एनसीआर में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका विजन है, तो कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में अभी फिलहाल? तो श्रेया, हमने इस लास्ट क्वार्टर के अंदर में लॉन्चेस, हमारे 5 लॉन्चेस हुए जो कि करीब 8,300 करोड़ के वैल्यू के थे। एंड अगले 9 महीने में अनदर 18,000 करोड़ के लॉन्चेस आपको देखने मिलेंगे, एंड जो कि कंप्लीटली स्प्रेड आउट होके बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, तीनों सिटी के अंदर में बॉम्बे के अंदर में लॉन्चेस आएंगे। कांदीवली है एज ऑफ नाउ जो हमारा सामने है, कांदीवली न्यू लोकेशन के टर्म्स में कांदीवली लॉन्च है, सिवरी लॉन्च है, अलीबाग के अंदर में लॉन्चेस आएंगे। बैंगलोर के अंदर में हमने सरजापुर ऑन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ के अंदर में देवनहली है, पुणे के अंदर में खराड़ी है। सो न्यूमरस लॉन्चेस प्लान किए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, 18,000 करोड़ के लॉन्चेस अगले 9 महीने में आने वाले हैं। ओके, 18,000 करोड़ के लॉन्चेस आने वाले हैं। ठीक है, आखिरी सवाल सुशील जी ये होगा, फाइनेंशियल ईयर 26 के टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप, और क्या स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए? सो हमारी स्ट्रैटेजी नॉट ओनली 26 के लिए, हम फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए हम 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करना चाहते हैं। एंड उसी के मद्देनजर में हमारी गाइडेंस इस साल के लिए 21,000 करोड़ सेल्स की अचीव करने की थी, जो कि 20% का ग्रोथ है पिछले साल से। 17,600 करोड़ हमने पिछले साल डिलीवर किया था। सो वो गाइडेंस इंटैक्ट है, और इस नंबर के ऊपर में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं 33% एबिटा मार्जिन डिलीवर करने की। एंड एंड अलोंगसाइड बिजनेस डेवलपमेंट की गाइडेंस, जो कि नई लैंड हम टाई अप करते हैं, वो 25,000 करोड़ की थी साल के शुरुआत में। उसके सामने में हमने 22,700 करोड़ का लैंड टाई अप ऑलरेडी Q1 के अंदर ही कर दिया। इसका मतलब 90% से ऊपर का गाइडेंस हमारा एक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही अचीव हो गया है। तो नेट हम पूरी तरह से अपने गाइडेंस के को अचीव करने के लिए 100% कॉन्फिडेंट है एंड ऑन ट्रैक है। बिल्कुल, यही बात अच्छी लगी। स्ट्रीट क्लोथ आज स्टॉक अप है सर, 2.5% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डिटेल में। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए, और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देखते हैं हमारे खिलाड़ियों की। कपिल शाह, ओम मेहरा और पवन माहेश्वरी जी के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें कौन लीड ले रहे हैं,
ओम मेहरा जी लीड ले रहे हैं पहले पायदान पे, 7.5% की करीब इनका रिटर्न, इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे पवन माहेश्वरी जी हैं, 4.5% का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो 1.5% करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल। बताइए कपिल शाह जी का एक बार लेकर आइए पोर्टफोलियो स्क्रीन पर और एक बार वो चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति उनके पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किए इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉप लॉस हिट हुआ है 2 स्टॉक्स में, चेन्नई पेट्रो, ग्रासिम और ग्लैंड फार्मा को भी होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए कपिल जी, पहला स्टॉक क्या होगा? जी, यहाँ पे मेरा पहला स्टॉक कोरोमंडल की ओर होगा, बाय के साइड। स्टॉक 2475 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ एक मोमेंटम आ रही है, तो 2475 के लेवल पे बाय है और 2440 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 2620 के रहेंगे। 2620 के टारगेट, 2620 कहा कि 2720 कहा कपिल जी? और 2620। हाँ, तो 2620 तक के टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना है और 2440 का स्टॉप लॉस लगाना है। कोरोमंडल इंटरनेशनल केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में आज अच्छी बाइंग है। पारादीप फॉस्फेट 13%, टाटा केमिकल आप देखें तो वायदा का टॉप गेनर में शामिल, अच्छी खासी तेजी के साथ। अब पवन जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। अब पवन जी ने क्या किया है आज अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे होल्ड करके चल रहे, सेल साइड की इनकी सारी ही ट्रेड्स थी, सभी में से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है इन्होंने। इंडसइंड, जेएसपीएल, इस साथ ही कैनफिन होम्स और बीईएल। अब बताइए पवन जी, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक होगा आपके पोर्टफोलियो से? श्रेया, मैं शॉर्ट में जाना चाहूंगा इंडियन बैंक के साथ में। अभी 629 के आसपास इसका सीएफपी चल रहा है। 633 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 615 तक के मेरे टारगेट हैं। शॉर्ट करना है इंडियन बैंक और 615 का नीचे का टारगेट, 633 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। पेन तो झेल रहा है ये पूरा स्पेस ही। अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा। देखिए मुथूट फाइनेंस, साथ ही साथ आप देखें सुदर्शन केमिकल, दोनों से कर लिए प्रॉफिट बुकिंग। सिंजन से एग्जिट कर ले, इंटरग्लोब एविएशन और नवीन फ्लोरिन को भी होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, बताइए कौन सा स्टॉक होगा ओम जी पहला? जी, यहाँ पे बाई साइड में है रैलीज इंडिया। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल मूविंग एवरेज के अपर पर भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट बॉल लगभग 378 379 के बीच में। तो इसका हम टारगेट रखेंगे 415 का और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 370 का। 415 का स्टॉप लॉस और 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 415 के टारगेट। रैलीज इंडिया में बाई करना है आपको। अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज देखने को मिल रही है। कपिल जी का और स्कोप आपकी पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? जी, मैं फिलहाल थोड़ा होल्ड करना चाहूंगा। मार्केट की स्थिति देखिए, इन ग्रीन अभी आया निफ्टी, काफ़ी वॉलेटाइल लग रहा है, लेकिन 24,690 के लेवल पर निफ्टी, तो वॉलेटाइल तो है मार्केट। अब देखते हैं कि आगे की स्थिति क्या होती है, रिवर्सल साइंस दिखाता है कि नहीं। लेवल्स तो बता दिए गए हैं। अब बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो रिकवरी तो इंडाइसेस पे फिलहाल आई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त होगा वर्टिकल निचले स्तरों से बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। ओके पवन जी, एक और स्कोप आपकी पोर्टफोलियो में, आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया कि अभी भी आप भी करेंगे वेट? नहीं श्रेया, अभी जिस तरह से लास्ट के आधा घंटा के अंदर निफ्टी ने वापस एक रिवर्सल बनाया है, तो एक बार ये रिवर्सल सस्टेन होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे रीडिसीजन करना पड़ेगा। तो एक बार अभी तो मैं होल्ड ही करना चाहिए। ओके कपिल जी और पवन जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। आगे की स्थिति क्या होती है उसके मद्देनजर स्टॉक्स आएंगे और कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आखिरी सेकंड की तरफ मोड़ते हैं और मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और ये स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। पहले पायदान पर ओम मेहरा जी बरकरार, 7.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे पवन माहेश्वरी जी हैं, 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। कपिल शाह जी ने अब इम्प्रूव कर लिया है, अब पॉजिटिव टेरिटरी में, 0.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा। तो ये फिलहाल स्थिति मुनाफा का मीटर, और कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम पिक्स बताने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।